वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है, संबंध एवं फलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। अब वैसे और रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो आपका आ रहा है संबंध या रिलेशन। आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि संबंध, सभी जानते हैं कि संबंध क्या होता है ना। फिर भी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे P इज ए सन ऑफ Q, यानी P जो है Q का बेटा है। P जो है Q का बेटा है, तो हम ये भी कह सकते हैं Q जो है P के पिता है, या तो हम ये कहें कि P Q का पुत्र है, या हम ये कहें Q जो है P का पिता है। तो हमने यहाँ पर एक संबंध शो किया। वो संबंध कौन सा था? पिता का या पुत्र का। ये तो डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे संबंध ऐसे हैं जो इसमें संबंध में हम काउंट कर सकते हैं। पर मैथमेटिक्स में जब यहाँ पर ये चैप्टर में दिया हुआ है संबंध, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ मीन्स होगा। वो मैथमेटिक्स में आप जो समझ पाओगे संबंध को, वो आप समझ पाओगे समुच्चय से। क्लियर? वो आप किससे समझ पाओगे? समुच्चय से, यानी सेट थ्योरी से। जो आपने क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा था, सेट थ्योरी या समुच्चय। जब समुच्चय आपको अच्छे से आता होगा तो आप संबंध भी इजीली आप समझ सकते हो। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार है। संबंध, यदि दो अरिक्त समुच्चय, मैंने यहां पर लिखा है दो अरिक्त समुच्चय। इसका मीन्स हो गया हमारे पास दो समुच्चय ऐसे हैं जो अरिक्त हैं। अरिक्त का मतलब उनमें कोई ना कोई अवयव जरूर है, खाली नहीं है वो। इसीलिए यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, दो अरिक्त समुच्चय। ठीक, ए और बी है हमारे पास, दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए और बी। तो संबंध आर, संबंध को मैंने आर से डिनोट किया है। संबंध आर क्या होगा? ए से बी में संबंध जो होगा आर ए से बी में एक उपसमुच्चय होगा। किस प्रकार होगा? इस प्रकार होगा कि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, जहां ए और बी दोनों ही आर के अवयव होंगे। अब यहां पर ए क्रॉस बी एक वर्ड आया, और एक वर्ड आया अरिक्त समुच्चय और समुच्चय। तो सबसे पहले समुच्चय के लिए मैं दोबारा से आपकी क्लास 11th में जाके आपको डिक्टेट कर देता हूं। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते थे। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते थे। सुपरिभाषित से क्या मतलब है? कोई भी हमारे पास समूह है, उस समूह में जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम अच्छी तरीके से बता सकें, उनके बारे में बता सकें, तभी हम उस समूह को हम समुच्चय कहते थे। और समुच्चय के साथ साथ आपने उसमें एक ये टॉपिक भी पढ़ा था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कार्तीय गुणनफल, ए और बी का कार्तीय गुणनफल। ये आपने अच्छे से 11th में पढ़ा है। तो यहाँ पर वही वर्ड यूज हुआ है कि संबंध आर ए से बी में एक समुच्चय, इस उपसमुच्चय इस प्रकार होगा कि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। अब उपसमुच्चय क्या है? यहाँ पर एक नई बात ये भी आ गई। उपसमुच्चय क्या है? अगर हम ये कहें कि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, तो क्लियर है ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। यह उपसमुच्चय की परिभाषा है। क्या है? उपसमुच्चय की परिभाषा है कि यदि ए के सारे अवयव बी में हैं, तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। इसमें यह जरूरी नहीं है कि बी के भी सारे अवयव ए में हों, लेकिन ए के सारे बी में होने चाहिए, तभी हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय यहाँ पर क्या है? आर, संबंध है, और वो किसमें है? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, वो आपको एग्जांपल में लेकर के बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1,2। ए एक समुच्चय है जिसमें मैंने दो अवयव लिए हैं, एक लिया है 1 और एक लिया है 2। ऐसे ही बी लिया है जिसमें दो अवयव हैं 3,4। एक अवयव, एक समुच्चय ए में अवयव 1,2 और बी में समुच्चय में अवयव है 3,4। यानी मैंने दो समुच्चय लिए हैं और दोनों ही परिभाषा के अनुसार अरिक्त हैं। दोनों ही परिभाषा के अनुसार अरिक्त है, अर्थात इन दोनों में कुछ ना कुछ अवयव हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, दोनों में मैंने दो दो अवयव लिए हैं। अब यहाँ बात करते हैं पहले ए क्रॉस बी की, यानी ए और बी का कार्तीय गुणनफल, जो कि क्लास 11 में आपने पढ़ा था। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब 1 का आप 3 के साथ लिखोगे क्रमित योग, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का
3 के साथ, 2 का 4 के साथ। इस तरीके से आपने A क्रॉस B लिख दिया और ये चारों ही आपके क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म, या इंग्लिश में कहें तो ऑर्डर पेयर। A क्रॉस B हमारा बन के आ गया। और यहाँ पर कंडीशन ये भी लिखी है, देखो A, B बिलोंग्स टू R। A और B दो किस में होने चाहिए, R में होने चाहिए, वो अभी आएगा आपके सामने। अब A क्रॉस को ही मैं किसको नाम दे रहा हूं, R का। अब यहाँ पर आप देखो 1 और 3 संबंध किस में दिखाना है, A से B में। संबंध किससे दिखाना है, A से B में। ये A है, ये B है। 1,3 लिखा है, 1 और 3 के बीच में मैंने लिख दिया R। मैंने 1 और 3 के बीच में लिख दिया R। इसका ये मतलब है कि 1 3 से रिलेट है, 1 3 से रिलेट है। अभी आपको देखना होगा कि A क्रॉस B में क्या 1,3 है, तो लिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है 1,3 1 R3। इसका मतलब 1 3 से रिलेट है। वो एक अलग बात है किस नियम के अनुसार वो ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ 1 रखने पर हमें 3 मिल रहा है, इतना कंफर्म है। 1 रखने पर 3 मिल रहा है, इसलिए 1 R3 हो गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 R4। ठीक, अगर इसमें मैं ये लिख दूं 6 R5 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6,5 जो है ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म A क्रॉस B का अवयव नहीं है। A क्रॉस B का अवयव इस A क्रॉस B में कहीं भी 6,5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब रिलेशन में काउंट नहीं होगा। केवल संबंध में क्या काउंट होगा, 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 4 से रिलेशन है। ठीक है, तो इसका उपसमुच्चय यहाँ पर ये बोला था ना A क्रॉस B का उपसमुच्चय, वो आपका R होगा। अब मैंने R बराबर लिख रहा हूं अपनी तरफ से 1,3 1,4, ठीक है, और 2,3। मैंने 4th वाला पेयर नहीं लिया इसमें, केवल 3 ही लिए। ये आपका R है, ये आपका A क्रॉस B है, यानी ये संबंध है। मैंने इसको संबंध का नाम दिया है और इसको कार्तीय गुणनफल A से B का। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। A क्रॉस B का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। क्या चीज होगी, R। और अभी उपसमुच्चय की परिभाषा मैंने बताई थी, अगर A B का उपसमुच्चय है तो A के सारे अवयव B में होने चाहिए। उसी प्रकार R किसका उपसमुच्चय है, A क्रॉस B का। तो परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए, जब A के सारे अवयव किस में दिखा रहा हूं मैं, B में, और R यहाँ पर किसका उपसमुच्चय है, A क्रॉस B का। तो सीधी सी बात है, R के सारे एलिमेंट्स या R के सारे अवयव किसमें होने चाहिए, A क्रॉस B में। आप देखो ये मैंने 3 लिखे हैं, तीनों इसमें हैं, इसलिए R क्या हो गया, A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो गया। तो मैथमेटिकल या गणित की भाषा में जो संबंध है वो इस तरीके से हमें शो करना है कि R क्या होगा, A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होगा। और पहला जो एलिमेंट होगा, ये वाला जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है, वो सेट A में बिलोंग करेगा, यानी समुच्चय A का अवयव होगा। और जो दूसरा अवयव है, यानी 4 3 4, ये दूसरे समुच्चय के अवयव होंगे। पहला वाला अवयव किसका होगा, पहले समुच्चय का, और दूसरा वाला अवयव किसका होगा, दूसरे समुच्चय का। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ऑर्डर पेयर तो ये बना दिया आपने, संबंध भी लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, इसे ये ऑर्डर पेयर में लिखा है 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इनके जो पहले एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, यानी R की बात अगर करें, R में अगर हम बात करें, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो R इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक क्रमिक युग्म लिखे हैं 1,3 1,4 2,3। अब इसमें दो चीजें और आ गई, एक डोमेन और एक रेंज। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रभाव क्षेत्र और रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। तो इनके जो पहले अवयव आपको दिख रहे हैं R में स्पेशली, जो ध्यान रखना, R में स्पेशली जो पहले नंबर पर अवयव दिख रहे हैं वो आपके प्रभाव क्षेत्र है 1,2, यानी 1 और 2 पहले एलिमेंट दिख रहे हैं। अब इनके दूसरे अवयव देखो, दूसरे कौन कौन से हैं दोनों में, 3,4, ये हमारे क्या है, परास है। तो ये जो पहले एलिमेंट हो गए वो हमारे डोमेन हो गए या प्रभाव क्षेत्र हो गए, और रेंज हो गए, परास हो गए 3,4। अब इसको हम एक एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर समुच्चय A के 2 अवयव लिखे हैं, 1,2 जो आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था, और B में लिखा है मैंने 3,4।
तो देखो एक किससे रिलेट हो रहा है, एरो से 3 से, और एक किससे हो रहा है 4 से, यही लिखा था हमने कार्तीय गुणनफल में। ऐसे ही 2 किससे रिलेट हो रहा है 3 से, और 2 किससे रिलेट हो रहा है 4 से। तो ये इसको हम इस डायग्राम से भी शो कर सकते हैं संबंध को। आर संबंध है ए से बी में, जिसमें ए ये है बी ये है, और ये वाले जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो डोमेन में काउंट होंगे, और ये वाले एलिमेंट रेंज में काउंट होंगे। डोमेन मतलब वही प्रभाव क्षेत्र, और रेंज परास, उसमें काउंट होंगे। अब बात आती है इसका नाम प्रभाव क्षेत्री क्यों है। इसका नाम प्रभाव क्षेत्र क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि आपने वन रखा, आपने वन रखा, और वन रखने पर तुरंत आउटपुट क्या मिला 3, यानी एक रखने का क्या प्रभाव आया कि आपको 3 मिला। अब एक जनरल वे में अगर कहना चाहे और किसी को चाटा मार दो तो दूसरा प्रतिक्रिया तो कुछ ना कुछ करेगा ही, तो वो आउटपुट हो गया, वो प्रभाव हो गया। हम किसी को कुछ ना कुछ बताते हैं तो उसका प्रभाव तो हमें मिलता ही है, इसलिए एक रखने पर जब हमें 3 मिल रहा है तो ये एक का प्रभाव है। और ये परास क्या है, एक तरीके से परास उसकी एक सीमा है, उसकी लिमिट है, यानी एक रखने पर वो कहां तक गया 3 तक गया, ठीक। इसी प्रकार 2 रखने पर कहां तक गया 4 तक गया, इसलिए ये उसकी परास है, इसलिए इसका नाम परास रखा जाता है और इसका नाम प्रभाव क्षेत्र रखा जाता है। अब आर को मैं एक सिंबल गणित की भाषा में एक सिंबल फॉर्म में आपको लिख के बता रहा हूं। आर इक्वल टू सबसे पहले लिखा है मैंने ए कॉमा बी, ये आपका क्रमित युग्म है जो आपने अभी ऊपर बनाए थे, जिनमें ए कौन सा अवयव है पहले समुच्चय का अवयव है, और बी कौन सा अवयव है दूसरे समुच्चय का अवयव है, जैसा ऊपर बता चुका हूं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी प्लस 1, तो संबंध में 3 अवयव होते हैं, ये बात विशेष तौर से ध्यान में रखें। आर में 3 अवयव होते हैं, पहला आर होता है, आर क्या है संबंध का नाम, आर क्या है संबंध का नाम है। ए और बी क्या है क्रमित युग्म, जो आपने कार्तीय गुणनफल से प्राप्त किए थे या मिले थे, वो हमारा क्रमित युग्म। दूसरा फैक्टर हो गया, दूसरा अवयव हो गया, पहला अवयव दूसरा अवयव। तीसरा अवयव मेन क्या है कि ए और बी में संबंध क्या है, हम यहाँ पर कौन सा संबंध शो करने वाले हैं, उन संख्याओं में क्या संबंध है, वो हमारा ए इक्वल टू बी प्लस 1 है। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं ले रहा हूं, ए इक्वल टू ए और बी लिखा है, आपके ए और बी समुच्चय के अवयव वही हैं जो पहले थे। मैंने ए बराबर लिया था 1,2 और बी बराबर लिया था 3,4। आप रखो पहला एलिमेंट लो, ए इक्वल टू, देखो ए लिखा है तो पहला एलिमेंट आप क्या लोगे 1, ए क्रमित एक आ गया। अब मैं दूसरा एलिमेंट कहां से लूं, क्योंकि यहाँ पे संबंध दिया है ना ए बराबर बी प्लस 1, तो ए का मान यहाँ पे रखो, ए का मान कितना है आपका 1 है। 1 जब रखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा 0, तो हमारा आ गया यहाँ पर 0, ठीक। इसी प्रकार क्या रखोगे, अब ए की दूसरी वैल्यू रखो, 2 रखो यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू बी प्लस 1, इसका मतलब बी का मान क्या आएगा 1 आएगा, 2,1। क्लियर हो गई बात, 2,1 आ गया। इस तरीके से हम और भी संबंधों को बना सकते हैं, इसी प्रकार हम और संबंधों को भी हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि संबंध है क्या, गणित की भाषा में भी समझ में आ गया होगा और डेली रूटीन में भी समझ में आ गया होगा। और एक आपसे एक बात और कहना है कि हिंदी के साथ साथ अपना इंग्लिश पर भी फोकस करो, क्योंकि आगे चल के जब हम कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो वहां पर इंग्लिश में भी हमें वर्ड्स मिलते हैं। तो जो भी हमारे मैथमेटिक्स जैसे संबंध है, मैंने इसीलिए आपको बताया संबंध को क्या कहते हैं रिलेशन, फलन को क्या कहते हैं फंक्शन, प्रभाव क्षेत्र को क्या कहते हैं डोमेन, परास को क्या कहते हैं रेंज। तो इंग्लिश में भी इनको याद रखो और हिंदी में भी रखो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।